ऑल क्लियर, चलिए बढ़िया, ऑल क्लियर। चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज की क्लास, कोनिक सेक्शन की नेक्स्ट क्लास। इसके पहले हमने कोनिक सेक्शन मतलब कि शंकु परिच्छेद, आज का टोटल क्लास नंबर 34 हो गया है ना। तो ये टॉपिक चल रहा है हमारा, और शंकु परिच्छेद या कोनिक सेक्शन, इसके अंदर हम 4 टाइप के सेक्शन देखने वाले हैं, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था। सबसे पहला कौन सा है? सर्कल्स, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है, मतलब कि वृत्त। फिर उसके बाद हमने पैराबोला, पैराबोला ये देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इलिप्स, इलिप्स ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इलिप्स मतलब कि दीर्घवृत्त, पैराबोला मतलब कि परवल है। फिर उसके बाद हाइपरबोला मतलब कि अति परवल है। ये टॉपिक हम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इलिप्स या फिर दीर्घवृत्त की परिभाषा से, इसकी डेफिनेशन से। तो क्या है दीर्घवृत्त की परिभाषा? सामने आपको लिखा हुआ दिख रहा है, मैं एक बार समझा भी देता हूं। यहां पर लिखा है एन इलिप्स इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, मतलब दीर्घवृत्त उन सारे बिंदुओं का किसी समतल पे एक समुच्चय है जो कि दो निश्चित बिंदुओं से जिनकी दूरी का योग जो है वो एक बराबर होगा। मतलब इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इन अ प्लेन इज कांस्टेंट। मतलब कि जो आपको यहां पर जो दिख रहा है, जैसे एक बिंदु मिल गया P1, तो P1 की दूरी इस निश्चित बिंदु F1 से और इस निश्चित बिंदु F2 से जो इसकी दूरियां होंगी उनका योग हमेशा कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा, फिक्स्ड होगा। उसी प्रकार से P2 की जो दूरी होगी इन दो बिंदुओं से वो भी बराबर होगी, और P3 की जो दूरी होगी इन दोनों बिंदुओं से उसकी दूरी का योग मतलब क्या होगा? बराबर। मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे P1 और F1 की दूरी और P1 और F2 की दूरी, इन दोनों की दूरियों का जो योग होगा वो इन सारे बिंदुओं के लिए एक बराबर होगा। मतलब P2 F1 और P2 F2 की दूरियों का योग, P3 F1 और P3 F2 की दूरियों का योग, तो इन सारे बिंदुओं की इन दो निश्चित बिंदुओं से दूरियों का योग एक बराबर होगा। यह है इलिप्स या फिर दीर्घवृत्त की परिभाषा। और ये जो दो निश्चित बिंदु आपको दिख रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट आपको दिख रहे हैं, उन्हें कहा जाता है फोकस या फिर नाभि, नाभि बिंदु, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है वो जो दो फिक्स्ड पॉइंट्स है, जो निश्चित बिंदु है, उसे नाभि बिंदु कहा जाता है। क्या यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़े, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो जो टर्म्स है, जो जो चीजें हैं दीर्घवृत्त से संबंधित, उन चीजों को हम यहां पर एक एक करके देखते चलते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कि ये जो आपको सीधी एक जो रेखा दिख रही, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ए से लेके बी तक, जो कि दरअसल इसके नाभियों से होकर गुजरती है ना। ये जो रेखाखंड आपको जो दिख रहा है, जो उसकी नाभियों से होकर गुजरता है, और जिसके जो एंड पॉइंट्स है, जो अंतिम बिंदु है, अंतिम बिंदु, उन्हें वर्टेक्स या फिर शीर्ष बिंदु कहा जाता है। तो ये लाइन सेगमेंट हो गई, जिसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, और उसके जो एंड पॉइंट्स है, जो अंत बिंदु है, उन्हें वर्टेक्स या फिर शीर्ष बिंदु कहा जाता है। और यहां पर एक चीज और ध्यान में रखना, इन दोनों फोकस या नाभियों का जो केंद्र बिंदु होता है, या जो दोनों शीर्ष बिंदुओं, वर्टेक्स का जो केंद्र बिंदु होता है, मध्य बिंदु होता है, उसे इस वृत्त का सेंटर या फिर केंद्र कहा जाता है। यदि इसके केंद्र पे हम एक लंबवत बनाते हैं, इसके केंद्र पे यदि इसके मुख्य अक्ष पे एक लंबवत बनाते हैं, परपेंडिकुलर बनाते हैं, तो ये C से D तक की जो दूरी होगी उसे माइनर एक्सिस की लेंथ कहा जाएगा, लंबाई कहा जाएगा, और उसे माइनर एक्सिस कहा जाता है, लघु अक्ष कहा जाता है। तो यहां तक की चीजें क्लियर हो गई। मुख्य अक्ष, मेजर एक्सिस क्या होता है? दीर्घ अक्ष भी जिसको बोलते हैं। माइनर एक्सिस क्या होता है? वर्टेक्स मतलब कि शीर्ष बिंदु, केंद्र बिंदु, नाभीय बिंदु, फोकस, ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इसमें इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है वो भी एक एक करके चीजें देख लेते हैं। तो उसके लिए ये वाले डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देना। यहां पर केंद्र से, ये जो केंद्र बिंदु हो गया और ये जो शीर्ष बिंदु हो गया, इसके जो बीच की दूरी है उसे A से प्रदर्शित किया जाता है, A से, और A को कहा जाता है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई,
है ना, मतलब कि दीर्घ अक्ष के आधे की लंबाई ये बोल सकते हो, क्योंकि कुल मिला के पूरे दीर्घ अक्ष की लंबाई तो यहां से यहां होगी, जो a प्लस ए मतलब क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो दीर्घ अक्ष की कुल लंबाई किसके बराबर होगी, 2a के बराबर होगी। उसी प्रकार से यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, मतलब कि लघु अक्ष का जो आधा होगा उसे b से प्रदर्शित किया जाता है। तो कुल पूरे लघु अक्ष की जो लंबाई होगी, यहां से यहां तक की जो लंबाई होगी उसे 2b से प्रदर्शित किया जाता है। तो लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस मतलब कि लघु अक्ष की जो लंबाई होगी, कुल लंबाई 2b होगी, और उसके आधे की, सेमी मतलब उसका आधा, है ना, अर्ध लघु अक्ष बोल सकते हो जैसे आप, उसकी लंबाई को हम b से, और पूरे लघु अक्ष की लंबाई को हम 2b से प्रदर्शित करते हैं, जो आपको यहां सामने लिखा हुआ दिख रहा है। अगली चीज, जो इसके केंद्र बिंदु और फोकस के बीच की दूरी होगी, सेंटर और फोकस, या केंद्र बिंदु और नाभि के जो बीच की दूरी होगी उसे c से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये वाली दूरी c हो गई, यहां से यहां तक की दूरी भी कितनी हो गई, c हो गई। तो दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दोनों नाभियों के बीच की जो दूरी होगी उसे 2c से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है जो अभी मैंने यहां पर बताया, ठीक है। मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टेक्स, सेंटर, फोकस, किसकी दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब नीचे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे, क्या क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो वही मेजर एक्सिस के मध्य बिंदु को सेंटर कहा जाता है। लाइन सेगमेंट थ्रू द फोकस ऑफ द इलिप्स इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, ठीक है। वो सारी चीजें जो अभी मैंने समझा वही चीज यहां पर समझाया गया, उसकी परिभाषा दी गई और कुछ नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन सेमी मेजर एक्सिस मतलब कि मुख्य अक्ष, अर्ध मुख्य अक्ष की दूरी, ठीक है, सेमी माइनर एक्सिस अर्ध लघु अक्ष के बीच की दूरी, मतलब ये वाली दूरी, मतलब a मतलब क्या हो गई, यहां से यहां तक की दूरी a, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो गई c, और यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई वो क्या हो गई b। इन तीनों के मध्य क्या रिलेशन है, a b और c के बीच में क्या रिलेशन है वो है। तो उसका डेरिवेशन है, उसको डेरिवेशन ध्यान में नहीं रखना है, बस ये चीज ध्यान में रखो कि a स्क्वायर का मान b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के बराबर होगा। क्या ये क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इस पे आधारित बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ और चीजें जो बताई गई हैं, क्या बताया गया है, जैसे ये वाली दूरी c है, ये वाली दूरी b है, तो ये जो बीच की दूरी होगी वो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होगा, जो कि दरअसल a के बराबर होगा। यहां से यहां तक की दूरी a माइनस सी, मतलब कि फोकस और वर्टेक्स के बीच की दूरी a माइनस सी होगी, क्योंकि ये कुल दूरी a है, ये कुल दूरी c है, तो ये निकालने के लिए a में से c को घटा दो, वो सारी चीजें यहां बताई गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते एसेंट्रिसिटी मतलब कि उत्केंद्रता, किसी दीर्घवृत्त, किसी इलिप्स की उत्केंद्रता से क्या मतलब होता है, वो उसका शेप बताता है, मतलब कि उस इलिप्स का फैलाव कितना ज्यादा है या कितना कम है। एसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता को ई से प्रदर्शित किया जाता है, और ये सी और ए का अनुपात होता है, C अनुपात A होता है, C या A का रेशियो होता है। C क्या होता है, सेंटर और फोकस के बीच की दूरी, केंद्र और नाभि के बीच की दूरी, और A क्या होता है, A होता है सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई, है ना। मतलब कि सेमी मेजर एक्सिस मतलब क्या था, अभी देखो यहां पर केंद्र से शीर्ष बिंदु के जो बीच की दूरी होती है सेमी मेजर एक्सिस, उसकी लंबाई को a से प्रदर्शित करते हैं, है ना। तो यहां पर इसके अनुपात को एसेंट्रिसिटी या उत्केंद्रता से प्रदर्शित किया जाता है, दर्शाया जाता है। अब देखिए हमें पता है a स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये a b c के बीच में रिलेशन हो गया, संबंध हो गया। अब यदि मान लिया जाए c का मान हम शून्य ले लेते हैं, तो यदि c का मान शून्य हो जाएगा तो a स्क्वायर और b स्क्वायर बराबर हो जाएंगे, मतलब सेमी मेजर एक्सिस ये वाली दूरी और सेमी माइनर एक्सिस ये वाली दूरी, मतलब कि मतलब ये वाली दूरियां दोनों बराबर हो जाएंगी। और c जो होता है वो सेंटर और फोकस के बीच की दूरी भी होती है, मतलब कि केंद्र और नाभि के बीच की दूरी होती है। यदि c का मान शून्य हो गया तो इसका जो फोकस है वो सेंटर पे आ जाएगा,
नाभि जो है वो केंद्र बिंदु पे आ जाएगा, दोनों ही नाभियां केंद्र बिंदु पे आ जाएंगी। तो उस स्थिति में ये जो इलिप्स है वो क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। ठीक है। दूसरी स्थिति, यदि मान लो C और A का मान बराबर हो गया, यदि C और A का मान बराबर हो गया तो C स्क्वायर का मान A स्क्वायर के यदि बराबर हो गया तो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, तो B का मान यहां पर शून्य हो जाएगा। B का मान शून्य हुआ मतलब कि ये जो दूरी है ये शून्य हो गई, ये शून्य हो गई मतलब कुल मिला के ये वाला जो वर्टेक्स है ये यहां पर आ जाएगा, सेंटर पे आ जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो दोनों फोकस है वो कहां पर चले जाएंगे, वर्टेक्स पे, मतलब कुल मिला के एक सीधी रेखा बन जाएगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट केसेस है एसेंट्रिसिटी पे आधारित। क्लियर हो गया ये चीज? एक बार देखते चलना, नोट करते चलना जो जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, मतलब कि दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होगा और उसे किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो यहां पर हम दो स्थितियों में दीर्घवृत्त को देखेंगे। पहला, जब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, कोई क्षैतिज दीर्घवृत्त है, जब उसका मेजर एक्सिस जो मुख्य अक्ष है वो एक्स अक्ष पे आता है, तब ये देखो मुख्य अक्ष हो गया, मेजर एक्सिस हो गया, और ये एक्स एक्सिस में आ रहा है। तो उस स्थिति में इसके जो दोनों फोकस होंगे, जो दोनों नाभि होंगे, वो भी एक्स अक्ष में आएंगे। और ऐसी स्थिति में हम ये मान के चल रहे हैं कि उसका जो केंद्र बिंदु है, जो सेंटर है, वो ओरिजिन पे आ रहा है, मूल बिंदु पे आ रहा है, तो उसके निर्देशांक 0,0 होंगे। अब हमें पता है कि ओरिजिन और फोकस के बीच की दूरी को हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी यदि C है तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट C,0 हो जाएगा, और इस वाले फोकस का, इस वाले नाभि के निर्देशांक -C,0 हो जाएंगे। कब? जब हम इसके सेंटर को ओरिजिन में ले रहे हैं, उस स्थिति में इसका ये वाला जो वर्टेक्स होगा, ये वाला वर्टेक्स जिसे हम B से प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके निर्देशांक A,0 के बराबर होंगे, और इस वाले वर्टेक्स जिसे कि A से प्रदर्शित करें उसके निर्देशांक -A,0 से होंगे। और मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में आ रहा है, तो माइनर एक्सिस किस में आएगा, वाई एक्सिस में आएगा। ऐसी स्थिति में जो दीर्घ वृत्त होता है उसका समीकरण होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। यहां निश्चित तौर पे a² का मान b² से बड़ा होगा, या फिर आप बोल सकते a का मान b से बड़ा होगा, क्योंकि a देखिए सेमी मेजर एक्सिस है, b जो है क्या है, सेमी माइनर एक्सिस है। तो ये नोट करके रखिएगा। इसी समीकरण पे आधारित सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था। मैं अभी तुरंत आपको बताऊंगा, 19 या 23 दोनों में से किसी एक परीक्षा में, अभी तुरंत आपको दिखाता हूं इस पे आधारित सीधा सीधा क्या प्रश्न पूछा गया था। पहले दोनों प्रकार के समीकरणों को देख लेते हैं। दूसरा, जब आपका एलिप्स एक वर्टिकल एलिप्स हो, एक ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो हम एक ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल एलिप्स ले रहे हैं जिसका सेंटर फिर से ओरिजिन पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके जो दोनों फोकस हैं, जो दोनों नाभीय बिंदु हैं, वो y अक्ष पे आएंगे। चूंकि अब वो y अक्ष पे आ रहे हैं तो इसलिए उसके निर्देशांक 0,C और 0,-C होंगे। निश्चित ही यहां पर केंद्र और दोनों नाभियों के बीच की दूरी जो है वो C के बराबर है, इसीलिए 0,C और 0,-C आया। जो सेमी मेजर एक्सिस है, ठीक है, तो मतलब कि ये वाली जो दूरी है वो a के बराबर होगी, मतलब इसके जो वर्टेक्स होंगे, जो शीर्ष बिंदु होंगे, उसके निर्देशांक 0,A और 0,-से आएंगे। जो माइनर एक्सिस है वो x एक्सिस के अलोंग होगा, उसके अक्ष पे होगा, और उसके अंत बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार आएंगे। इसके समीकरण में क्या बदलाव होगा, तो इसके समीकरण में x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² के बराबर होगा। अगेन यहां पर a का जो मान है वो b से बड़ा होगा, मतलब कि y² जो है उसका जो डिनोमिनेटर होगा, उसका जो हर वाला भाग होगा, वो x² के हर वाले भाग से ज्यादा होगा। समझ गए ना। तो यदि आपको कोई समीकरण दे दिया गया, जैसे मान लो x²/4 प्लस y²/9, अगर आपको पता करना है कि भाई ये इलिप्स का डायग्राम कौन सा होगा, ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, या दोनों में जो बड़ी संख्या जो है वो आपका a² का मान होगा। तो निश्चित तौर पे a² का मान जो है वो 9 के बराबर हो गया, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है, y² का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब आपका एक्सिस जो आपका इलिप्स होगा वो वर्टिकल इलिप्स होगा। और जो छोटा वाला नंबर है वो b² का मान हो गया, तो b² का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 नहीं 4,
बी स्क्वायर का मान 4 आ जाएगा। यहां से आपको बी का मान, ए का मान मिल जाएगा, ए का मान 3 आएगा। यहां से आपको बी का मान मिल जाएगा, बी का मान 2 आ जाएगा। यदि आपको ए और बी पता चल गया तो इन तीनों के बीच में संबंध क्या है, ए बी और सी के बीच में, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिससे आप सी का भी मान निकाल सकते हैं। और यदि आपको इन तीनों के मान मिल गए तो आपको इसके शीर्ष बिंदु मतलब कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, इसके नाभीय बिंदु मतलब कि फोकस के कोऑर्डिनेट, और इसके एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस ये वाले बिंदुओं के भी निर्देशांक मिल जाएंगे। क्या ये क्लियर हो गया? तो इलिप्स का समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों ही स्थितियों में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अभी तक ये जो दोनों ही स्थितियां हमने ली, इसमें इलिप्स का वर्टेक्स जो था, इलिप्स का जो केंद्र बिंदु जो था, सेंटर जो था, वो ओरिजिन मतलब कि मूल बिंदु पे आ रहा था। यदि मूल बिंदु से हटके किसी और बिंदु पे आता है, किसी और बिंदु h, k पे शिफ्ट हो जाता है, तो इसके समीकरण में क्या बदलाव होगा? तो इस स्थिति में इसका समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर हो जाएगा। जैसे यदि आपको बोलता है यदि किसी इलिप्स का केंद्र बिंदु 1,2 पे चला गया है ना, और वो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, उसका समीकरण ज्ञात कीजिए। तो x की जगह पे अब आप क्या लिखोगे, x माइनस 1 लिख दोगे। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन जो भी उसका सेमी मेजर एक्सिस की वैल्यू दी गई हो, मान लो 4 का स्क्वायर दिया तो 4 का स्क्वायर, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा, y माइनस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहां मान लो अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से उसके समीकरण में बदलाव होगा। क्या ये क्लियर हो गया? y एक्सिस में जो वर्टेक्स है उसे 0,a क्यों लिए हैं? तो प्रिया, आपका जो डाउट है, अगर कोई वर्टेक्स, कोई भी बिंदु अगर y अक्ष पे आता है तो उसके x अक्ष के निर्देशांक 0 होते हैं। ठीक है, और इस वजह से चूंकि ये दूरी जो होती है, केंद्र और शीर्ष के जो बीच की दूरी होती है, उसको हमेशा a से प्रदर्शित किया जाता है ना। मुख्य अक्ष का जो शीर्ष बिंदु होता है और जो केंद्र बिंदु होता है, उसके बीच की दूरी को a से प्रदर्शित किया जाता है। इस वजह से उसके निर्देशांक 0,a और 0,-a लिए गए हैं। क्या ये क्लियर हो गया? कोई भी बिंदु यदि y अक्ष पे आता है तो x निर्देशांक 0, x अक्ष पे आता है तो y निर्देशांक 0 होते हैं। क्या ये क्लियर प्रिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, अभी मैं आपको यही बता रहा था कि देखिए सीधे सीधे समीकरण पे आधारित जो प्रश्न पूछा गया है पुरानी कुछ परीक्षाओं में, पहले उसको तुरंत हम ले लेते हैं एक बार, है ना। तो मेरे ख्याल से ये वाला एक प्रश्न, अरे यार ये तो चला गया, चलिए एक बार फिर से इंपोर्ट करते हैं, वो शायद हट गया है, डिलीट हो गया, 1 मिनट। चलिए, किसी को कोई डाउट है चैट में लिख के बताइए जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके पहले जो परीक्षाएं हुई थी उसमें कौन सा प्रश्न पूछा गया था इस पे आधारित। तो ये देखिए, ये वाला प्रश्न था, क्या लिखा है एक बार पढ़िए ध्यान से और बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न में लिखा है द इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो आपको एक दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है, रिप्रेजेंट्स ए वर्टिकल इलिप्स, आपको दिया गया है कि भाई ये ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त है, ऐसा दिया गया है, और आपको बोल रहा है तो इसमें कौन सी परिस्थितियां इनमें से सही होंगी, ए बी सी, कौन सा मान यहां पर सही होगा आपको बताना है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर आपको यह दिया गया है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का मान प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण आपको दिया गया है।
और आपको बोल रहा है कि भाई ये एक वर्टिकल एलिप्स है, मतलब कि ऊर्ध्वाधर वृत्त है, तो इसमें कौन सा वर्टिकल मतलब ये ऊर्ध्वाधर वृत्त दीर्घवृत्त जो है ऐसा बनता है, तो बोल रहा है इसमें से कौन सी स्थिति सही होगी, कौन सा करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए जैसा अभी हमने नोटेशन में लिया उसके हिसाब से a का मान जो है वो b से बड़ा होना चाहिए, है ना, a का मान b से बड़ा होना चाहिए। तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये वृत्त दीर्घवृत्त कैसा है, हॉरिजॉन्टल बन रहा है, लेकिन प्रश्न में साफ तौर पे बोल रहा है कि ये एक वर्टिकल एलिप्स है। वर्टिकल एलिप्स मतलब कि ऐसा बनेगा। वर्टिकल एलिप्स यदि ऐसा बन रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि y स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए। y स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए मतलब b स्क्वायर का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए। किससे बड़ा होना चाहिए, a स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। मतलब देखिए यहां पर उल्टा है, ये ध्यान से समझना। अभी जो मैंने आपको नोटेशन समझाया था उसमें मैंने आपको ये बता दिया कि भाई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और यदि a का मान b से बड़ा है मतलब ये हॉरिजॉन्टल बनेगा, है ना। और यहां पर मैंने दोनों ही स्थितियों में a को बड़ा वाला अक्ष लिया था, है ना, मेजर एक्सिस लिया था, लेकिन यहां पर ना a और b मेजर है या माइनर है ये नहीं बताया है। इसने क्या बताया, वर्टिकल इलिप्स बन रहा है। तो देखिए जब भी वर्टिकल इलिप्स बनेगा तो उसका मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब जो y का डिनोमिनेटर है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर का जो मान है वो बड़ा होना चाहिए, किससे, a स्क्वायर से बड़ा होना चाहिए। तो सीधे सीधे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एक बार चेक कर लीजिए क्या ये समझ में आया सभी को, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके डन, ओके। एक बार चेक कर लेना प्रिया, यहां पर देखो ये कंफ्यूजन है, कुछ लोगों ने यहां पर बी लिखा है, ठीक है। तो यहां पर देखो ए और बी तो मैंने तुम लोगों को नोटेशन समझाया कि भाई हाँ ऐसा होता है, जो बड़ा वाला है उसको ए मानो, छोटा वाला जो है वो बी मानो, लेकिन वो यूनिवर्सल नहीं है, मतलब वो सार्वत्रिक तौर पे आप उसको सही नहीं ले सकते, क्योंकि भाई यहां पर ए और बी का नोटेशन वो बदल सकता है ना। तो इसलिए आपको क्या देखना है, अगर आपको समीकरण दिया गया है, ठीक है, समीकरण दिया गया है, ए और बी के मान दिए गए हैं, तो आप क्या देखोगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है उसका मुख्य अक्ष उसी के अलोंग होगा। समझ में आया कि नहीं ये चीज। तो जैसे यहां पर y स्क्वायर का डिनोमिनेटर यदि बड़ा है तो मुख्य अक्ष y अक्ष के अलोंग होगा, या फिर इसका उल्टा भी ट्रू होगा, यदि इसका मुख्य अक्ष y अक्ष के अलोंग है, मेजर एक्सिस y एक्सिस के अलोंग है, मतलब वर्टिकल एलिप्स है, तो y का डिनोमिनेटर यहां पर क्या होगा, बड़ा होगा। ये समझ में आया कि नहीं, एक बार बता दो जल्दी से। आंचल, दीपिका, ठीक है, क्लियर है, ओके, ठीक है, कन्हैया, ओके डन, ठीक है। तो आपको ये चीज ना थोड़ा सा ध्यान से समझना है। मैंने जो आपको तरीका बताया भाई, ये बताया कि a को बड़ा मानना है हमेशा इस तरीके से, लेकिन अगर मान लो इक्वेशन में क्वेश्चन को पलट के दे दे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न 2019 की परीक्षा में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एलिप्स पे आधारित और कुछ टर्म्स पे, जैसे कि यहां लिखा है नाभिलंब या फिर लेटस रेक्टम। तो आपको याद होगा हमने परवलय की स्थिति में भी नाभिलंब या लेटस रेक्टम देखा था, क्या होता है। लेटस रेक्टम या नाभिलंब किसी भी नाभीय बिंदु पे जो लंब बनता है, परपेंडिकुलर बनता है, उस रेखाखंड को ही लेटस रेक्टम या फिर नाभिलंब कहते हैं। तो यहां पर यदि मान लो इस फोकस की बात करो F2 की, यदि यहां पर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट बनाऊंगा तो इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, उसे नाभिलंब कहा जाता है। और इसकी लंबाई को निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला है 2b स्क्वायर अपॉन a। तो ये फॉर्मूले में ये ध्यान में रखना है, यहां a का मतलब सेमी मेजर एक्सिस से है, आपको एकदम क्लियर रखना है ये चीज। a का मतलब क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, b का मतलब क्या है, सेमी माइनर एक्सिस। तो प्रश्न में यदि इक्वेशन में थोड़ा बहुत बदलाव होता है तो उस हिसाब से आपको उन चीजों को बदलना पड़ेगा। क्या ये क्लियर हो गया, ठीक है। ए और बी में क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना कि भाई ये वाली दूरी जो है, लंबी वाली दूरी वो नीचे आएगी, ये वाली जो दूरी है वो इधर पे आएगी। अब देखो इस पे भी आधारित एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है 2023 की परीक्षा में। चलिए देखते हैं उस प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला प्रश्न यहां पर क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये देखो 2023 की परीक्षा का सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन,
ठीक है, क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, नाभि लंब की लंबाई ज्ञात करनी, किसकी? इस दीर्घवृत्त की। अब इस दीर्घवृत्त के समीकरण को देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 10, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या लिखूंगा? √10 का होल स्क्वायर, ऐसा लिखूंगा, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 49, तो 49 को क्या लिखूंगा? 7 का स्क्वायर लिखूंगा, इक्वल टू 1। अब देखो यहां पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, किसका डिनोमिनेटर बड़ा है? इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। इसका मतलब इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। इसका मतलब ए स्क्वायर का जो मान होगा वो 7 स्क्वायर के बराबर होगा, या फिर ए का मान जो होगा वो 7 आएगा, और बी स्क्वायर का जो मान है वो √10 के स्क्वायर के बराबर होगा, या फिर b का जो मान है वो √10 आ जाएगा। समझ में आई ये चीज? अब देखिए नाभि लंब की लंबाई, लेटस रेक्टम की लेंथ का जो अभी हमने फॉर्मूला देखा वो क्या था? वो था 2b स्क्वायर अपॉन a। तो यहां पर देखिए 2b स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? तो b स्क्वायर का मान देखिए √10 का स्क्वायर या फिर 10 हो गया सीधे सीधे, और a का मान कितना है? तो a का मान हो गया 7, तो इसका सही उत्तर होगा 20/7। तो ये इसका सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक कर लेना, ठीक है। सीधे सीधे समीकरण को देखो, समीकरण को मैच करो, ए बी की वैल्यू निकालो, ए मतलब की सेमी मेजर एक्सिस, बी मतलब की सेमी माइनर एक्सिस, और उसके बाद नाभि लंब की लंबाई का जो सूत्र हमने देखा था, जो फॉर्मूला देखा था, उसमें वैल्यू रख दो। तो ये 23 में पूछा गया प्रश्न, सेट ए का प्रश्न क्रमांक 75 था। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम और कई सारे प्रश्नों को हल करते हैं जो कि इसी प्रकार से बने हुए थे, और उसके पहले हम थोड़ा सा ये एक टेबल देख लेते हैं जिसमें आपको इलिप्स के बारे में सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगा, है ना। तो हमने यहां पर देखो 2 तरह के इलिप्स को देखा। पहला जो हमने इलिप्स देखा वो हॉरिजॉन्टल इलिप्स देखा, मतलब कि क्षैतिज दीर्घवृत्त, और जो दूसरा देखा हमने वर्टिकल एलिप्स देखा, मतलब कि ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त, इस प्रकार से। तो समीकरण में क्या बदलाव होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वहां पर ए और बी बदल जाएंगे, और दोनों ही स्थितियों में हम ए बी से बड़ा है ये मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति में इसका जो मेजर एक्सिस होगा वो एक्स अक्ष के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस होगा, जिसका समीकरण y इक्वल टू 0 होता है। इसका मेजर एक्सिस जो होगा, तो इसका मेजर एक्सिस मतलब कि ये जो कि y एक्सिस होगा, जिसका समीकरण x इक्वल टू 0 होता है। इसमें दोनों ही स्थितियों में मेजर एक्सिस दीर्घ अक्ष की जो लंबाई है वो 2a होगी। यहां पर माइनर एक्सिस जो है y एक्सिस होगा, ये माइनर एक्सिस हो गया, y एक्स हो गया, जिसका समीकरण x इक्वल टू 0 होगा। यहां माइनर एक्सिस x एक्सिस होगा, जिसका समीकरण y इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों ही स्थितियों में लघु अक्ष की लंबाई लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b के बराबर होगा। डायरेक्ट्रिक्स, तो इसके डायरेक्ट्रिक्स मतलब नियताएं जो है उनका समीकरण क्या होगा? तो नियताओं का समीकरण x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई ई के बराबर होगा। यहां e का मतलब है एसेंट्रिसिटी, मतलब की उत्केंद्रता, ठीक है। याद होगा अभी हमने देखा था e इक्वल टू क्या होता है? c अपॉन a के बराबर होता है, तो a स्क्वायर बाय c के बराबर आ जाएगा उत्केंद्रता का मान, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम मतलब कि नाभि लंब का समीकरण क्या होगा? अभी हमने उसकी लंबाई पे आधारित एक प्रश्न को हल किया था, लेकिन यहां पर इक्वेशन मतलब उसके समीकरण के बारे में पूछ रहा है। तो उत्केंद्रता का जो नाभि लंब का जो समीकरण होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस a इंटू ई के बराबर होगा। ई फिर से मैंने बताया ई का मान क्या होता है? c अपॉन a के बराबर होता है। तो आप चाहो तो इसे प्लस माइनस c के फॉर्म में भी लिख सकते हो। दरअसल c हमारा लिया गया टर्म होता है, वो इसमें ना फॉर्मूले में यूजुअली यूज नहीं होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए आसान हो जाएगा। तो प्लस माइनस c के बराबर होगा x इक्वल टू क्यों? क्योंकि यहां पर देखो जो नाभि लंब होगा वो एक वर्टिकल लाइन होगी ना, एक ऊर्ध्वाधर रेखा होगी, और वर्टिकल लाइन की इक्वेशन क्या होती है? वर्टिकल लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू वो बिंदु जहां से वो होकर के गुजर रहा है, तो c से गुजर रहा है, तो x इक्वल टू प्लस माइनस c, प्लस c ये वाली लाइन के लिए, माइनस c ये वाली लाइन के लिए, ठीक है। यहां पर क्या होगा? तो यहां पर देखो हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी, तो इसका समीकरण क्या होगा? y इक्वल टू प्लस माइनस c के बराबर होगा।
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम दोनों ही स्थितियों में एक होगा, और अभी हमने जिस वृत्त के समीकरण को लिया है, दोनों ही वृत्त के केंद्र बिंदु मतलब कि सेंटर कहां पर आ रहे हैं, ओरिजिन पे आ रहे हैं। क्लियर? एक मिनट भूमिजा, आपने पूछा लेक्चर का पीडीएफ। भाई लेक्चर का पीडीएफ ऐप में ही मिल जाता है, वहीं पर देख लेना। भोजेश्वरी, आपका आपका क्या डाउट है मैं समझ नहीं पाया। दूसरी कंडीशन में मेजर एक्सिस बी लेने से कंफ्यूजन नहीं होगा बोल रहे हो। मेजर एक्सिस दूसरी स्थिति में बी ले लो। देखो ये सब आपका नोटेशन है, जैसे यहां पर जब अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके का नोटेशन फॉलो होता है। मैं जो है एक स्टैंडर्ड एनसीईआरटी जो सीबीएसई की जो बुक्स है उसके हिसाब से नोटेशन को फॉलो करता हूं, जो ज्यादातर जगहों पे उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो आप नोटेशन यहां पर देख रहे हो, जैसे कि यहां पर लिया गया है, यहां पर ए जो है मेजर एक्सिस की लंबाई और बी जो है वो माइनर, ए जो है सेमी मेजर एक्सिस की लंबाई और बी जो है सेमी माइनर एक्सिस की लंबाई ली गई है। तो मैं उसी स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा हूं और उस हिसाब से आप अगर इसको दूसरे कंसेप्ट के हिसाब से देखते हो तो आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ये जो सारे नोटेशन फॉलो किए हैं, जो इक्वेशन की बात किया जाए या ए और बी के जो टर्म्स है उसको क्या लेना चाहिए, वो मैंने एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से फॉलो किया है, ठीक है भोजेश्वरी जी। तो ये आप सभी का अपना अपना पढ़ने, हो सकता है किसी और ने दूसरे फॉर्म में पढ़ा हो तो मे भी हो सकता है उसको कुछ कंफ्यूजन हो, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम एकदम सिंपल से क्वेश्चन को लेके हल करना चालू करते हैं कि हम देखते हैं कि इसके टर्म से फेमिलियर हो गए या नहीं, ठीक है। तो पहले 3 प्रश्नों को यहां पर सामने देखते हैं। पहले 3 प्रश्नों में क्या क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते चलिए, ठीक है। तो यहां पर लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, मतलब कि नाभियों के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। वर्टाइसिस मतलब कि शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने, तो मैं यहां पर लिखते चलता हूं नाभियों के निर्देशांक मतलब कि F, वर्टेक्स मतलब कि V, इसके निर्देशांक। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की लंबाई जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2a से। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लघु अक्ष की लंबाई जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, 2b से, यह निकालना है। एसेंट्रिसिटी जिसे हम प्रदर्शित करते हैं E से, जिसका फॉर्मूला होता है C/A। और क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम LR जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 2b²/A। और क्या निकालने बोल रहा है, बस इतना ही। तो आपको ये जो समीकरण दिया गया है उन सारे समीकरणों के लिए आपको ये सारी चीजें निकालनी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले तो आप ये समीकरण को देख लो, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे है। 2 तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकता है, x² प्लस y² इक्वल टू 1, पहला ये। दूसरा x² प्लस y² इक्वल टू 1, मतलब कुल मिला के राइट साइड पे तो 1 आना चाहिए और इधर पे x² वाले टर्म जिनका कोफिशिएंट, जिनका गुणांक 1 होना चाहिए और जिसके हर वाले भाग में मतलब कि डिनोमिनेटर में इस तरह के टर्म आने चाहिए। तो या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। आप कैसे पहचाने कि कौन सा, तो यदि अगर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे अगर मान के चलो x का डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये वाला समीकरण लेंगे, यदि y का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इससे कंपेयर करेंगे। तो साफ तौर पे दिख रहा है यहां x का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब हम इसे इस समीकरण से कंपेयर करेंगे और इस समीकरण से कंपेयर करेंगे मतलब कि ये जो वृत्त बनेगा ये एक हॉरिजॉन्टल दीर्घवृत्त जो बनेगा ये एक हॉरिजॉन्टल दीर्घवृत्त होगा। मतलब कि हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं हम, क्षैतिज दीर्घवृत्त बनेगा। तो दीर्घवृत्त कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये चीज हमें समझ में आ गया। ये उसके अक्ष होंगे, ये हो गया मेजर एक्सिस, ये हो गया माइनर एक्सिस। अब जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो देखिए यहां पर a² का जो मान है वो 36 के बराबर आ जाएगा। तो a² का मान यदि 36 के बराबर है तो a का मान यहां पर आ जाएगा 6। उसी प्रकार से b² का जो मान है वो 16 के बराबर हो जाएगा। तो यहां से b का मान आपको मिल जाएगा 4, है ना।
ए और बी के मान मिल गए। अब हमें ए बी और सी के बीच में रिलेशन पता है, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। तो ए स्क्वायर मतलब कि 36, बी स्क्वायर मतलब कि 16 और प्लस सी स्क्वायर, जिससे आपको सी स्क्वायर का मान 20 मिलेगा और सी का मान यहां पर वर्गमूल 20 मतलब √20 के बराबर हो जाएगा। यदि आपको ये तीनों चीजें मिल गई तो आप लगभग बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। देखो अब यहां पर सी हमने किसे लिया था, सी जो था उसके फोकस के कोऑर्डिनेट, सी मतलब उसके केंद्र और नाभि के बीच की दूरी, ये वाली दूरी सी है। तो यहां पर साफ तौर पे दिख रहा है सी का मान √20 है और इसका जो फोकस है वो एक्स एक्सिस में आ रहा है, मतलब इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, √20, 0 ये वाला, और जो एक फोकस इधर पे आएगा उसका निर्देशांक क्या होगा, -√20, 0। तो ये इसके फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो यहां पर लिख लेते हैं हम, पहले वाले के लिए क्या आ जाएगा, पहले वाले के लिए आ जाएगा √20 प्लस माइनस √20, 0, एक साथ लिख देते हैं, है ना, इसको लिख देते हैं प्लस माइनस √20, 0। अब इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स मतलब कि ये वाला बिंदु, तो ये वाले बिंदु जो है इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो यहां से यहां तक की दूरी को a से प्रदर्शित करते हैं, मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा, वो x अक्ष में आएगा, मतलब कि 6,0 होगा। इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -6,0 हो जाएगा। तो जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे +/6,0। क्या ये क्लियर हो गया, चेक करते चलना, ठीक है। मेजर एक्सिस की लंबाई कितनी होगी, तो मेजर एक्सिस की लंबाई को 2a से प्रदर्शित किया जाता है, तो 2a का मान हो गया 6, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 12। और माइनर एक्सिस का मान को 2b से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर b का मान कितना है 4, तो 2 चौके 8, मतलब इसका माइनर एक्सिस का लंबाई हो जाएगा 8। सी एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता को हम c/a से प्रदर्शित करते, तो c का मान वर्गमूल 20 है, a का मान 6 है, तो ये हो जाएगा √20 / 6। और लेटस रेक्टम मतलब कि नाभिलंब की लंबाई ये होता है 2b²/a, तो यहां पर आ जाएगा 2, b² का मान तो 16 पता है, बटे a का मान हो गया 6, तो 2 × 2 2 × 6, मतलब इसका सही उत्तर आएगा 16/3 के बराबर। तो एक बार चेक कर लीजिए, क्या पहला प्रश्न सबको क्लियर हो गया। स्वाति भाई आपने सारे उत्तर सही दिए हैं, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए, और चंचल आपका भी सारा उत्तर सही है। लेटस रेक्टम की लंबाई, अच्छा ये दूसरे वाले का बता रहे हो क्या वो उत्तर, पहले वाले का, दूसरे वाले का 8 थोड़ी ना आएगा लेटस रेक्टम की लंबाई, या फिर पहले वाले का, पता नहीं, ठीक है, पहले वाले का तो मैंने बहुत सारे लोगों का चेक कर लिया। टेस्ट सीरीज के लिए मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, जल्दी ही चालू हो जाएगा टेस्ट सीरीज, आप उसकी चिंता मत कीजिए, इसी वीक में हो सकता है, इसी हफ्ते में टेस्ट सीरीज हम चालू कर लेंगे, ठीक है। हाँ, जिनका पहला क्लास है आज का, तो उनको मैं बता दूं कि आप स्टार्टिंग से देखो, कम से कम स्टार्टिंग से आप थोड़ा सा कवर अप करो, ठीक है। जो लोगों का आज पहला क्लास है, या तो वो क्लास नंबर जैसे 34 हो गया ना, 1 मिनट ना, क्लास नंबर 34 हो गया, कई लोगों का देखो आज पहला क्लास है, तो उनको बता देते, उसके पहले 33 और 32 इसमें हमने किया था पैराबोला, है ना, और 31 में हमने किया था सर्कल। तो जिनका ये पहला क्लास है, मैं उनको बता दूं, क्लास नंबर 31 से या तो चालू करो, है ना, और यदि आपके पास समय है तो क्लास नंबर 1 से चालू कर दो, क्योंकि ये वाले टॉपिक हमने कर लिए हैं। तो पहले 1 से लेके 30 जो क्लासेस हुई है उसमें ये वाले सारे टॉपिक हुए हैं, 31, 32, 33 और आज 34वां जो क्लास है उसमें हम शंकु परिच्छेद मतलब कि कोनिक सेक्शन का एलिप्स वाला पार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हमने सर्कल ऑलरेडी कर लिया, पैराबोला ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। तो शुरुआत से देखना, देखो बीच में अगर ज्वाइन करोगे ना तो मैं हर बार वो चीजें रिपीट नहीं कर सकता, मैं एक बात साफ साफ बताता हूं, ठीक है। देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ये परिभाषा बताई इलिप्स की, फिर मैंने इसके सारे टर्म्स बताए, फिर उसके बाद मैंने ये पढ़ाया। अब बीच में कोई 15-20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद कोई ज्वाइन करेगा, उसको बोलेगा कि ये चीज समझ में नहीं आई, तो भाई वो मेरे लिए मुश्किल है ना, मैं वही चीज बताते रहूंगा तो बार बार हम वही घूमते रह जाएंगे।
आगे सवालों को हल ही नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास सुविधा है, आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग है। अगर आपकी क्लासेस स्टार्टिंग की मिस हो गई हैं तो आप रिकॉर्डिंग को करिए, कवर अप कीजिए और साथ में सॉल्व करते चलिए, ठीक है। तो यहां पर जो मेरे साथ में सॉल्व करते जाता है मैं उनका नाम बताते जाता हूं जिनके जिनके सही उत्तर आते जाते हैं, ठीक है। मुकेश आपने क्या लिखा है, मैं आपका रिप्लाई नहीं, क्वेश्चन नहीं देख पाया, ठीक है। क्योंकि कई लोगों का, हाँ मुकेश आपका उत्तर सही है। किसमें लिखा है, क्या है? 4/3, 4/3 तो नहीं। एक बार चेक करना मुकेश, मेरे ख्याल से ये 16/3 आएगा क्या? मैं देख रहा हूं, लेकिन बहुत सारे लोग ना, एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे लोग एक साथ चैट में लिखते हैं, तो मैं हर किसी का नाम पढ़ के रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो कई लोगों का आगे चला जाता है और नीचे नीचे जिनके लेटेस्ट चैट है वो आते जाते हैं, ठीक है। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू नरेंद्र। चलिए ओके, पहला प्रश्न मेरे ख्याल से हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। इसका भी सही उत्तर बहुत सारे लोगों ने दे दिया था, ठीक है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को भी एक बार देख लेते हैं। जिन्होंने देख लिया, सॉल्व कर लिया, अच्छी बात है। बाकी जिन्होंने नहीं किया, जिनको आंसर क्रॉस चेक करना है, एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पर आ जाते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। तो ये जो दूसरा प्रश्न है, यहां पर देखिए साफ तौर पे हमें हमारे पास दो समीकरण है कंपेयर करने के लिए। कौन कौन से दो समीकरण है? एक तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाला, दूसरा ये वाला हो गया। अब हम इसे किससे कंपेयर करें? तो भाई जिसमें देखो यहां पर जैसे वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है ना, तो यहां पर हम किससे कंपेयर करेंगे? जिसमें वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर वाला टर्म आए। समझ गए? या सीधा सीधा तरीका ये समझ लो कि भाई ये वाला जो मान होगा ये ए स्क्वायर का मान होगा, ये वाला जो मान होगा वो बी स्क्वायर का मान होगा। और चूंकि a जो है वो y के डिनोमिनेटर में आ रहा है, इसलिए इसका जो मुख्य अक्ष होगा, मेजर एक्सिस होगा, वो y अक्ष के अलोंग होगा, y एक्सिस के अलोंग होगा, मतलब कि इस प्रकार से बनेगा। तो इसके जो फोकस है, जो इसके नाभीय बिंदु हैं, वो भी y अक्ष पे आएंगे, मतलब कि यहां पर इसके जो वर्टेक्स है, मतलब कि शीर्ष बिंदु जिनकी स्थितियां यहां पर होती है, वो भी y अक्ष पे आएंगे। समझ में आई ये चीज? तो चलिए अब इनको कंपेयर करके आगे हल करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि भाई ए स्क्वायर का मान 25 के बराबर है, मतलब ए का मान यहां पर हो गया 5, बी स्क्वायर का मान 4 के बराबर है, मतलब कि बी का मान हो गया 2। और हमें पता है ए बी और सी के बीच में क्या संबंध होता है, ए स्क्वायर का मान बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहां से ये आ गया 25, इधर पे आ गया 4 और इधर पे सी स्क्वायर आ गया। तो यहां पर 25 में से 4 गया तो 21 इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, मतलब सी का मान यहां पर वर्गमूल 21 के बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 21। इसका मतलब ये जो बिंदु है, ये जो इसका फोकस है, उसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, देखते चलना। इसको थोड़ा सा इधर खसकाते हैं और दूसरे वाले का उत्तर यहां पर लिखना चालू कर देते हैं, दूसरे वाले का, ठीक है। तो यहां पर देखते चलना इसका सही उत्तर क्या क्या आएगा। तो कलर बदल के लिखते हैं, चलिए ये वाले कलर पे आते हैं। हाँ तो चलिए इसके फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो देखिए इसका अब जो फोकस है वो y एक्सिस पे आ रहा है, y अक्ष पे आ रहा है, मतलब इसके निर्देशांक होंगे 0, प्लस माइनस c का मान √21 है, तो ये आएगा। इसका वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स भी इसका y अक्ष पे आ रहा है, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट शीर्ष बिंदु के निर्देशांक भी हो जाएंगे 0, प्लस माइनस a का मान कितना है, 5 के बराबर होगा। क्लियर हो गया? इसका मेजर एक्सिस की जो लंबाई है 2a के बराबर होती है, a का मान 5 है, मतलब 2a मतलब 10 हो जाएगा। इसके माइनर एक्सिस की लंबाई 2b के बराबर होती है, b का मान 2 है, मतलब 2 दूनी 4 हो जाएगा। एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता का मान c बटे a के बराबर होता है, तो c का मान वर्गमूल 21 और a का मान यहां पर हो गया 5, तो वर्गमूल 21 बटे 5 के बराबर होगा। नाभि लंब की लंबाई 2b स्क्वायर बटे a के बराबर होता है, तो ये गया 2b स्क्वायर का मान तो हो गया यहां पर 4 बटे a का मान कितना होगा, तो a का मान हो जाएगा यहां पर 5, मतलब इसका सही उत्तर आ जाएगा 8 बटे 5 के बराबर। ठीक है, क्या ये क्लियर हो गया? एक बार चेक करते चलना। ओके, रंजना, स्वाति, भोजेश्वरी, जिज्ञासा,
बहुत सारे लोगों ने उत्तर कर दिए हैं। अब आप लोग एक बार थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना, मैं सबके उत्तर मैं नहीं पढ़ रहा हूं, ठीक है, चूंकि इसमें समय लग जाएगा। अगर छोटी मोटी गलतियां कहीं पर हुई हो तो सुधार लेना। इसमें मेजर एक्सेस, प्रिया एक बार आप एक बार चेक करना, आपने उल्टा लिखा है। मेजर एक्सेस जो है ना, उसके एंड पॉइंट्स आपने गलत लिखे हैं, उसको थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। माइनर एक्सेस, माइनर मतलब छोटा होता है, मेजर मतलब बड़ा होता है, तो तुमने वो उल्टा लिख दिया, उसको देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी सबको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। तीसरा वाला भी इसी प्रकार बनेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसको डिलीट करते हैं। अब हम आते हैं कुछ और प्रश्नों पे, ठीक है। तो 1 2 3 तो हो गया था, 4 5 6 भी वैसा ही बनने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं है। 7 8 9 ये जो नीचे लिखे हुए जो प्रश्न है, इसमें भी वही सारी चीजें निकालनी है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा बदलाव है। अब क्या बदलाव है तो देखते चलना क्या है। यहां समीकरण अपने परिमाणिक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे यहां पर 144 है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो आता है वो क्या आता है, वो आता है या दो तरह का होता है, या तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, या तो ये होगा, या तो एक्स स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये दो तरह के स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकते हैं। दोनों ही स्थितियों में जो उसका राइट हैंड साइड है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पर राइट हैंड साइड में 144 दिया है, तो इसे 1 बनाने के लिए 144 से भाग दे दो। 144 से जब आप इसे भाग दोगे तो पूरे समीकरण में 144 से भाग देना पड़ेगा, जिससे राइट साइड तो 1 हो जाएगा, प्लस ये देखो वाई स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और कितना हो जाएगा भाई, 4 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 छक्के 24, 36 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर बाय 36 लिख दो। यहां पर क्या हो जाएगा, 36 से जब इसको काटेंगे तो 12 तिया 36, 12 12 और 3 चौक, मतलब ये 4 बार में जाएगा, वही जैसे यहां पर हुआ, तो एक्स स्क्वायर बटे 4 के बराबर होगा। अब देखिए इसे कौन से समीकरण से कंपेयर करोगे, चूंकि y का डिनोमिनेटर बड़ा है, मतलब इससे कंपेयर कर लोगे। इससे जब आप दोनों को कंपेयर करोगे तो ये ए स्क्वायर का मान हो जाएगा, ये बी स्क्वायर का मान हो जाएगा, बाकी सब वैसा ही करना है। ए का मान 6 आ गया, बी का मान 2 आ गया, बाकी जैसा हमने पहले हल किया था बस वही चीजें यहां पर भी रिपीट होंगी। क्या ये क्लियर हो गया? फिर आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, जैसा हमने पहले किया बस वही प्रोसेस आगे फॉलो होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़े प्रश्न बदल जाएंगे। अब यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। अब आपको एक दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसके शीर्ष के निर्देशांक और जिसके नाभीय बिंदु के निर्देशांक आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पर ये क्वेश्चन दरअसल ना पूरा कंप्लीट नहीं है। इस प्रश्न में ये भी चीज बतानी चाहिए कि ये जो एलिप्स है या ये जो दीर्घवृत्त है, इसका केंद्र बिंदु मूल बिंदु पे आ रहा है, मतलब कि ओरिजिन पे आ रहा है। मैंने जहां से शायद प्रश्न लिया था वो इनकम्प्लीट कॉपी हुआ है, क्योंकि ये देना जरूरी है कि उसका मूल बिंदु जो है वो कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है, तब हम उसके सही सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। तो पहली चीज तो भाई आपने वर्टेक्स देखा, वर्टेक्स मतलब मेजर एक्सेस जो होता है उसके एंड पॉइंट्स, उसके अंतिम बिंदु को वर्टेक्स या शीर्ष बिंदु कहते हैं, जो कि साफ तौर पे दिख रहा है वाई एक्सेस पे आ रहे हैं। क्यों वाई एक्सेस पे आ रहे हैं? क्योंकि भाई उसके एक्स अक्ष के निर्देशांक 0 है, ठीक है। फोकस को भी देख के भी आप ये चीज पहचान सकते हो कि भाई फोकस भी कहां पर आ रहा है, वाई एक्सिस पे आ रहा है। इसका मतलब जो मेजर एक्सिस होगा इस इलिप्स का वो वाई अक्ष के अलोंग होगा, मतलब कि ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। और ये जो बिंदु है ये इसके वर्टेक्स वाले बिंदु है ना, शीर्ष बिंदु है, जिसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं 0,13 और यहां इस बिंदु के निर्देशांक हो गया 0,-13 और इसके नाभीय बिंदु जो कि यहां पर आते हैं उसके भी निर्देशांक आपको दिए गए हैं और उसके निर्देशांक कितने हैं,
तो उसके निर्देशांक है 0,5 और 0,-5, है ना। तो यहां से आपको दो चीजें साफ तौर पे पता चल गई, यहां से आपको a का मान पता चल गया, यहां से आपको c का मान पता चल गया। तो a का मान यहां पर हो गया 13, c का मान हो गया यहां पर 5। अब हमें a b और c के बीच में संबंध पता है, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यदि इसको हम आगे हल करेंगे तो c का मान निकाल लेंगे। चलिए इसको हल करके बताइए c का मान कितना आएगा, तब तक मैं आपका चैट पढ़ता हूं। ठीक है, कई लोगों ने इसका सही उत्तर निकाल लिया है। ओके, देखते हैं क्या ये वाकई में सही है या नहीं। योग्यता, ठीक है, आपका उत्तर सही लग रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके, चलिए हल करते हैं आगे इसको। तो C का मान यहां पर आ जाएगा 12, है ना। ये 13, 5 और 12, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, एक समकोण त्रिभुज, उसमें जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब 13, 12 और 5 हो गया, 5, 4 और 3 हो गया, ये सब पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाते हैं, है ना। तो इससे आपको तीसरा वाला अपने आप पता चल जाएगा बिना हल किए। तो C का मान आ जाएगा, C का मान नहीं, A का मान, सॉरी यहां नहीं, A तो दिया है, C दिया, B का मान निकालना था। तो B का मान यहां पर आ जाएगा 12। यदि आपको B का मान मिल गया, अब देखिए आपको इसका समीकरण निकालना है। तो उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा वो कौन सा होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाला, क्योंकि हमें पता है इसका मुख्य अक्ष वाई अक्ष के अलोंग है ना। तो इस वजह से y का डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तो a का मान, a जो है वो y में आएगा, मतलब यहां पर 13 जो है ना वो यहां पर रखाएगा और जो 12 जो है वो यहां पर रखाएगा। तो कुल मिला के इसका समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 12 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 13 स्क्वायर इक्वल टू 1, जिससे आप एक्स स्क्वायर बटे 144 धन वाई स्क्वायर बटे 169 लिख सकते हैं। ठीक है, प्रिया बिल्कुल सही है। स्वाति, बी का वैल्यू ओके, बी का मान 12 आया। भूपेंद्र ठीक है। गजेंद्र, सी मैंने गलती से सी लिख दिया था, दरअसल वो बी था गजेंद्र, उसको मैंने सुधार लिया, चेक कर लेना। बाकी लोग भी जिज्ञासा एक बार चेक कर लेना, मैंने बी की जगह सी हाँ लिख दिया था, उसको बाद में मैंने सुधार दिया। ठीक है, ओके ठीक है। चंचल एक बार चेक करना क्या आपका उत्तर भी हाँ सही आया है। ठीक है, योग्यता ठीक है, रंजना करेक्ट है। सोनम क्वेश्चन 3, एक्स ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 3। क्वेश्चन 3 वो पुराना वाला क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? पुराना वाला क्वेश्चन नंबर 3 होगा तो मुझे देखना पड़ेगा, ऐसा मैं कैसे बता दूं कि सही है कि नहीं। ठीक है, पुराना वाला क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा? तो ए का मान 4, बी का मान 3, हाँ ठीक है, ये दोनों तो सही है। और बाकी मैं एक और चेक कर लेता हूँ क्या लिखा है। सी का मान आ जाएगा 16 में से 9 घटा दो √7, हाँ ठीक है। सोनम आपका पिछले का सही उत्तर है। ठीक है, ओके चलिए हो गया ये सबका। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर सामने देखिए, ध्यान से पढ़िए और कोशिश कीजिए इसे हल करने का। मुझे लगता है आप लोग इसको हल करके सही उत्तर निकाल सकते हैं। चलिए हल कीजिए जल्दी से। क्या अगले प्रश्न का भी सही उत्तर आ गया? एक बार जल्दी से बताइए। तो चलिए देखते हैं एक बार। जो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस है वो ±3,0 है, मतलब कि एक्स एक्सिस में है इसका मेजर एक्सिस, मतलब कि ऐसा एलिप्स ऐसा बनेगा। माइनर एक्सिस के जो एंड्स है वो वाई एक्सिस में है, मतलब आपको पढ़ के प्रश्न समझ में आ गया कि इसका मुख्य अक्ष एक्स अक्ष के अलोंग है और इसका लघु अक्ष
y अक्ष के अलोंग है तो एलिप्स ऐसा बनेगा। उसके समीकरण में क्या बदलाव होगा, तो समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर। ए और बी दोनों के मान दे दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सीधे सीधे ये इसका समीकरण बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्लियर, लगभग सबका सही उत्तर आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हल कीजिए। अगला प्रश्न हल कीजिए। इसमें देखिए चंचल, योगिता, स्वाति, प्रिया, लीना, जय लगभग सभी ने सही उत्तर निकाले थे, रंजना, भोजेश्वरी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न पे लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। फिर से आपको दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में है, मुख्य अक्ष एक्स अक्ष पे है, मतलब कि इलिप्स ऐसा कुछ बन रहा है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस में मतलब कि ऐसा हो गया। ये क्लियर हो गया, ठीक है। पासेस थ्रू द पॉइंट, अब आपको ये जिन दो बिंदुओं से होकर गुजर रहा है उन बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए गए हैं। जैसे कि एक ये वाला बिंदु जिसके निर्देशांक ये है, दूसरा ये वाला बिंदु जिसके निर्देशांक ये है। आपको इन पे उपस्थित दो बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए गए हैं और आपको इसका समीकरण ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से हम इसका समीकरण निकाल सकते हैं। पहली चीज तो ये कि अगर मान के चलो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आएगा, आपके पास ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, तो आपको जो मैं तरीका बता रहा हूं वो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सीधे सीधे इन बिंदुओं के निर्देशांकों को उसके समीकरण में रख के देखना है कौन सा समीकरण इन निर्देशांकों को संतुष्ट करता है, इन बिंदुओं को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है, वो उसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर हल करना है तो देखिए हल करने का तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होगी। यहां इस समीकरण को हल करने के लिए मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। मैं एक काम करता हूं, यहां पर 1/a स्क्वायर को कैपिटल ए से और 1/b स्क्वायर के मान को कैपिटल बी से बदल देता हूं। तो इस स्थिति में इसका जो समीकरण बनेगा वो कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इसका समीकरण बन जाएगा। अब इस समीकरण में a और b के मानों को यहां पर डाल देते हैं। तो यहां पर a की जगह पे क्या रखाएगा देखते चलना। तो यहां पर a की जगह पे रखा जाएगा, नहीं a नहीं, x की जगह पे। तो x की जगह पे एक बार 4 और y की जगह पे 3 डालेंगे। तो जो पहला समीकरण बनेगा कितना बन जाएगा देखते चलना। 4 डालोगे तो 16a हो जाएगा, 16a प्लस 3 डालोगे तो 3 3 9 मतलब कि 9b हो जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये पहला समीकरण बनेगा। दूसरा समीकरण क्या बनेगा, तो अब x की जगह पे 6 और y की जगह पे 2 डाल दो। 6 डालोगे तो 36a और y की जगह पे 2 डालोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4b। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया। तो ये दो समीकरण मिल गए। अब इन समीकरणों को हल करके a और b के मान को निकाल दो और उसे वापस से यहां पर रख दो, तो आपको उस इलिप्स का समीकरण मिल जाएगा। तो उसको निकालने के लिए जैसे इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं, इसको हम 9 से गुणा कर देते हैं। 4 से गुणा करेंगे 16 चौक 64a, 9 चौक 36b इक्वल टू 4 हो जाएगा। 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौक 36b और इधर पे कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और 6 या 54 का 4, ये गया 5, 9 या 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, 324a हो जाएगा। इसमें से इसको यदि घटा देंगे तो ये तो कट जाएगा, इधर पे आ जाएगा -5, इधर पे इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 240a बचेगा, है ना। तो a का मान यहां पर आ जाएगा -240 से, तो a का मान यहां पर 5/240 आ जाएगा। 5/240 और कटेगा ना, 5 का 5, 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, तो a का मान 1/48 आ जाएगा। तो a का मान यहां पर डाल देना, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 148 आ जाएगा, है ना। वैसे ही b का मान इसको हल करके निकाल लो। b का मान निकालोगे तो दूसरा वाला समीकरण मिल जाएगा। एक बार चेक करना क्या ये आया सभी का। कुछ और आ रहा है क्या इसमें, a और b के मान। एक बार इसको चेक कर लो तो।
अच्छा वो 260 बचेगा, मैंने वहां घटाया गलत है क्या? ओके ओके ओके, 260 बचेगा, मतलब कि 5/260 हो जाएगा, सॉरी कैलकुलेशन एरर, हाँ है ना। तो इसमें से यदि इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 260 बचेगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/260 आ जाएगा। हाँ यहाँ पर 5/260 आ जाएगा, है ना। तो 5 से कट जाएगा, 5 25, 5 दूनी 10, तो ए का मान 1/52 आएगा। ठीक है, ए का मान 1/52 आएगा। फिर ए के मान को यहाँ पर डाल दो, ठीक है, ए का मान यहाँ पर डाल दो, तो x²/52 आ जाएगा, प्लस अब बी का मान निकालने के लिए ए का मान 1/52 यहाँ पर डाल देना। तो देखो यहाँ पर 1/52 डालोगे तो क्या क्या हो जाएगा, 36/52 दूसरे समीकरण में डाल दे रहा हूँ, प्लस 4b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये 2 से कटेगा ना, हाँ 2 से 4 से भी कट जाएगा, 4 नहीं है 36, और 4 से कटेगा 13 बार में, है ना। तो जो 4b है उसका मान कितना आ जाएगा, 1 - 9/13 आ जाएगा। 1 - 9/13 मतलब 4/13 आ जाएगा, और ये 4 4 कटेगा मतलब 1/13 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y²/13 इक्वल टू 1, ये उसका समीकरण आएगा। एक बार हल करके देख लो तो। हाँ अगर आपको ऑप्शन दिया है तो आप उसमें पुट करके देख सकते हो, ठीक है। हाँ एक बार चेक कर लेना। आशीष थैंक्स, आपने बता दिया जहां पर गलती हुई मेरी, और बाकी लोग भी एक बार चेक कर लो, क्या ये उत्तर आ रहा है सभी का? ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलिए अगला प्रश्न, आखिरी प्रश्न देखते हैं अब हम आज की क्लास का। तो यहां इस प्रश्न में क्या लिखा है, पढ़िए ध्यान से। यहां पर लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। तो फिर से आपको एक दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका मेजर एक्सिस, जिसका माइनर एक्सिस की लंबाई मतलब 2b का मान आपको दे दिया गया है 16, और फोकस के कोऑर्डिनेट मतलब c का मान आपको दे दिया गया है 6। अब फोकस जो है देखिए वो कहां पर आ रहा है, y अक्ष पे आ रहा है, y एक्सिस में। मतलब आपको समझ में आ गया कि भाई इलिप्स ऐसा बनेगा, इलिप्स ऐसा बनेगा जिसका मेजर एक्सिस y एक्सिस पे, माइनर एक्सिस x एक्सिस में, मतलब कि इस प्रकार का। तो इस तरह के इलिप्स या फिर दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x² / y² प्लस, नहीं मैं उल्टा लिख रहा हूं, x² / प्लस y² / a² इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो देखिए यहां पर b का मान तो हमें मिल गया 8, क्योंकि इसको भाग दे दो 8। a का मान निकालने के लिए a² इक्वल टू b² प्लस c² लगा दो, तो a² इक्वल टू b मतलब कि 8, 8 की घात 2 धन c मतलब 6 की घात 2, ये हो जाएगा 64 धन 36 मतलब कि ये हो जाएगा 100। तो a² का मान आ जाएगा 100। तो यहां पर आ जाएगा x² / b² मतलब कि 64 प्लस y² / a² मतलब कि y²/100 इक्वल टू 1। तो ये इसका समीकरण हो जाएगा। एक बार देख लीजिए क्या ये बन गया सभी का, ठीक है। हाँ गीतांजलि बिल्कुल सही, पिछले वाले का उत्तर, गजेंद्र सही है, और चंचल सही है, ये वाला भी उत्तर ठीक है। हाँ सोनम, ए का मान आएगा 10, ठीक है, ठीक है। योगिता सही है, स्वाति करेक्ट है, ओके, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एलिप्स शायद सभी को क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में हम हाइपरबोला मतलब कि अति परवलय करेंगे, और इस पे आधारित और भी कुछ प्रश्न हैं जो छूट गए हैं, जो मुझे करवाने हैं। तो एक बार मैं हाइपरबोला भी करवा दूंगा, अति परवलय करवा दूंगा, फिर पूरे कोनिक सेक्शन पे आधारित जितने भी प्रश्न हैं एक साथ हम मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मतलब ये चारों पे, सर्कल पे, पैराबोला पे, पैराबोला का तो हमने 2 क्लास लिए जिसमें काफी सारे प्रश्नों को हमने हल किया है ना। लेकिन सर्कल का एक ही क्लास हुआ है, इलिप्स का भी अगर देखा जाए तो आज एक ही क्लास हुआ है। कल क्योंकि हम हाइपरबोला चालू कर देंगे, तो उसके बाद जो है ना हम मिक्स्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें सभी तरह के कोनिक सेक्शन पे आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। किसी का कोई डाउट है आज की क्लास से तो पूछ सकता है, और अगर कोई डाउट नहीं तो फिर हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद।
और बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर सही समय पे दिए हैं। हालांकि मैं कई लोगों के नाम नहीं पढ़ पाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या होता है ना, चैट लगातार जब आते हैं तो कुछ लोगों के चैट ऊपर छूट जाते हैं जिसको मैं नहीं पढ़ पाता हूं, तो इसलिए उसको इग्नोर कर दीजिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ठीक है, तो गीतांजलि, भूपेंद्र, पायल, सोनम, मुकेश, सुमन, जिज्ञासा, स्वाति, योगिता, चंचल, गजेंद्र, लीना, इन सब ने लगभग सही उत्तर किए हैं। लीना ने पूछा ऑप्शन वाला बता दीजिएगा एक बार। ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम करेंगे तो मैं बताऊंगा। अगर मान के चलो ये जो जैसा पिछला क्वेश्चन है यदि आप पूछ रहे हो, यदि ऑप्शन के फॉर्म में आएगा तो कैसा बनेगा, तो मैं एक मन से 4 ऑप्शन ले लेता हूं। पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तीसरा इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल्स टू 1। और चौथा इक्वेशन जो हमारा सही उत्तर आया वो वाला है। तो आपको कैसे ऑप्शन वाले तरीके को से हल करना है, देखिए आप क्या कीजिए, आप यहां पर x और y का मान ये डाल के रख, देखिए यहां पर जैसे x का मान यदि मैं 4 डालता हूं तो 4 चौक 16, 16 बटे 4 हो गया। y का मान 3 डालता हूं तो 3 3 9, 9 बटे 16 हो गया। क्या इसको हल करने पे 1 आएगा? नहीं आएगा, तो पहला ऑप्शन कट गया। फिर उसके बाद आप ये वाला मान यहां डाल के देखो, क्या इसको हल करने पे जैसे 4 चौक 16, 16 बटे 9, 3 3 9, 9 बटे 4 है ना, तो क्या इनको जोड़ने पे एक आएगा? नहीं। ये वाला मान रख के देखो, है ना, ये वाला मान डालोगे तो 4 चौक 16, 16 बटे 16 है ना, मतलब कि 1 हो गया, प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 3 9, 9 बटे 36, तो 1 बटे 4 हो जाएगा। क्या इनको जोड़ने पे एक आया? नहीं। वहीं अगर मैं x का मान 4 और y का मान 3 यहां पर रखता हूं तो 4 चौक 16, तो ये कितना हो जाएगा? 16 बटे 52 प्लस वाई स्क्वायर बाय 13, वाई मतलब कि 3, 3 की घात 2 मतलब 9, 9 बटे 13 हो गया। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो इनका एलसीएम आ जाएगा 52, इधर पे आ गया 16, 13 चौक 52 होता है ना, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, है ना, तो 36 और 16 52, 52 बटे 52 कट जाएगा, कुल मिला के 1 मिलेगा। तो ये ऑप्शन वाला तरीका हो गया। समझ गए लीना आप जो पूछ रहे थे? ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? हिंदी मीडियम वालों के लिए अगर आर डी शर्मा की बुक नहीं आती तो आप एक काम करो, आप युगबोध प्रकाशन की बुक ले लो जिसमें भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और JEE की तैयारी के लिए और अलग अलग कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए भी ना हिंदी मीडियम वालों की बुक आती है, आप उसको भी देख सकते हो, है ना। प्रिया, आपका जो डाउट है उसके लिए। चलिए, और किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम एंड करते हैं आज की क्लास। थैंक यू।